प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में हम आज पढ़ेंगे प्ररोह शीर्ष विभ्योतक का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियो में हम विभ्योतक के बारे में जान रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो विभ्योतक होते हैं उनका संगठन किस प्रकार से होता है, उनमें कोशिकाओं की जो जमने की प्रक्रिया है, कोशिकाएं किस प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ये प्ररोह शीर्ष विभ्योतक का संगठन है, इसी प्रकार से मूल शीर्ष का भी होता है। तो आइए जानें प्ररोह शीर्ष विभ्योतक का संगठन। विद्यार्थियों, अनेक वनस्पति शास्त्रियों ने विभ्योतक कोशिकाओं की कार्यप्रणाली की व्याख्या करने के लिए तथा इनकी सक्रियता को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं प्रस्तुत की। इनमें से कुछ प्रमुख मत और विचारधाराएं निम्न प्रकार से हैं। यानी शीर्ष विभ्योतक की कोशिकाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं, इनको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। उनमें सबसे पहला मत है अग्रस्थ कोशिका सिद्धांत, एपिकल सेल थ्योरी, या इसको शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत भी कहते हैं। जिस प्रकार शैवालों एवं ब्रायोफाइट्स में तथा अन्य निम्न वर्गीय पौधों में केवल एक अग्रस्थ कोशिका या जिसको कहें शीर्षस्थ कोशिका या एपिकल सेल की सक्रियता से संपूर्ण पादप शरीर का निर्माण एवं विभेदन होता है, तो इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हॉफमिंस्टर ने अग्रस्थ कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या क्या नागेली के द्वारा प्रस्तुत की गई। उसके अनुसार पादप शरीर या इसका शीर्ष सिरा केवल एक विभ्योतक कोशिका के द्वारा ही निर्मित होता है तथा इस अग्रस्थ कोशिका से निर्मित अन्य कोशिकाएं आगे चलकर विभिन्न पादप अंगों का निर्माण एवं विभेदन का कार्य करती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च वर्गीय पौधों जैसे अनावृत बीजी और आवृत बीजी के पादप शरीर में स्तंभ शीर्ष केवल एक कोशिकीय होता है तथा यह एक अग्रस्थ शीर्षस्थ कोशिका पार्श्व सतहों पर 2 या 3 तलों में विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण का कार्य करती है। कि इस सिद्धांत के आधार पर शैवाल एवं ब्रायोफाइट्स में विभ्योतकों की सक्रियता को तो समझाया जा सकता है, परंतु उच्च वर्गीय पौधों में प्ररोह शीर्ष को समझाने के लिए यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। तो हॉफमिस्टर और उसके बाद नागेली ने ये बताया कि सभी पादपों में एक शीर्षस्थ कोशिका या अग्रस्थ कोशिका होती है। उस कोशिका के द्वारा ही संपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण होता है, संपूर्ण विभ्योतक का निर्माण होता है। लेकिन विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के आधार पर केवल शैवाल और ब्रायोफाइट्स में ही विभ्योतकों की सक्रियता को समझाया जा सकता है। उच्च वर्गीय पादपों में यह उपयुक्त नहीं है। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एपिकल सेल है, शीर्षस्थ कोशिका है, और ये ही एपिकल सेल थ्योरी कहलाती है कि इस कोशिका से ही फिर बाद में सभी कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन ये सिद्धांत केवल शैवाल और ब्रायोफाइट्स में ही विभ्योतक की सक्रियता को समझाने में सफल हो पाया। उच्च वर्गीय पादपों में ये सिद्धांत विभ्योतक की सक्रियता को, उसकी स्थिति को समझाने में सफल नहीं हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों, दूसरा सिद्धांत है ऊतक जन सिद्धांत, एस्ट्रोजन थ्योरी, जो हैंस्टीन ने दिया। हैंस्टीन ने बताया कि विभिन्न पौधों में जड़ों एवं तने के शीर्ष सिरों की संरचना में मूल और प्ररोह में शीर्षस्थ सिरे विभ्योतकों की 3 परतों से निर्मित होते हैं या 3 स्तरों से निर्मित होते हैं, डर्मेटोजन, पेरिबलम और प्लीरोम। ये परतें या ऊतक क्षेत्र विभिन्न प्रकार के ऊतक तंत्रों का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको ऊतक जन या ऊतक निर्माता कहा जाता है। हैंस्टीन ने यह बताया कि पादप में निर्मित सभी ऊतक मुख्य रूप से 3 परतों या 3 स्तरों से ही बनते हैं, इसीलिए इन्हें ऊतक जन या ऊतक निर्माता कहते हैं। आप देख पा रहे हो चित्र में, सबसे बाहरी परत डर्मेटोजन है, फिर पेरिब्लेम है और आंतरिक परत प्लीरोम है। ये जो 3 स्तर हैं, त्वचाजन जिसको डर्मेटोजन कहेंगे, वल्कुटजन जिसको पेरिब्लेम कहेंगे और रंभजन जिसको प्लीरोम कहेंगे। तो हैंस्टीन ने ये बताया कि पादप के समस्त ऊतक
इन 3 परतों या 3 स्तरों से ही निर्मित होते हैं। त्वचाजन या डर्मेटोजन, वल्कुटजन या पेरिब्लेम और रंभजन या क्लीरोम। त्वचाजन या डर्मेटोजन जो होता है विद्यार्थियों, वह बाह्य त्वचा के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है और सबसे बाहरी एक पंक्तिक मोटाई की कोशिका की ये परत है। इसकी कोशिकाएं अपनत विभाजन के द्वारा एक स्तरीय बाह्य त्वचा का निर्माण करती हैं। इसके बाद है वल्कुटजन। वल्कुट का निर्माण करने वाली कोशिकाएं विभज्योतक परत को वल्कुट का निर्माण करने वाली विभज्योतक की परत को वल्कुटजन कहते हैं। यानी वल्कुटजन से किसका निर्माण होगा? वल्कुट का होगा। यह क्षेत्र त्वचाजन के ठीक नीचे पाया जाता है। ऊपरी सिरे पर यह केवल एक पंक्ति या एक कोशिकीय मोटा होता है, परंतु नीचे की ओर यह बहुस्तरीय हो जाता है तथा इसके द्वारा निर्मित सभी प्रकार के ऊतक मिलकर भरण ऊतक का विकास करते हैं। तो वल्कुट का जो भाग होगा उसका निर्माण पेरिब्लेम या वल्कुटजन से होगा और रंभ यानी संवहन ऊतक मज्जा और परिरंभ का निर्माण करते हैं। यह विभज्योतकी कोशिकाएं प्ररोह शीर्ष के मध्य भाग में पाई जाती तथा इनके द्वारा निर्मित सभी कोशिकाएं संवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो हेस्टिन ने यह बताया कि प्रत्येक पादप में कोशिकाओं की 3 परतें होंगी, त्वचाजन, वल्कुटजन और रंभजन, और इन्हीं से सभी ऊतकों का, सभी कोशिकाओं का निर्माण होता है। हेस्टिन के अनुसार प्रत्येक ऊतकजन परत की कार्यप्रणाली या इसका भविष्य सुनिश्चित बताया गया है, परंतु फिर भी हिस्टोजन सिद्धांत के आधार पर मूल शीर्ष संरचना को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन प्ररोह शीर्ष की संरचना को इसके आधार पर समझाया नहीं जा सकता। हेस्टिन ने तो ये बता दिया कि इसके आधार पर सभी कोशिकाओं की, सभी विभज्योतकों की स्थिति और सक्रियता को हम समझा सकते हैं, लेकिन बाद में देखा गया कि इसके आधार पर मूल शीर्ष को तो समझा सकते हैं, लेकिन प्ररोह शीर्ष को इसे आसानी से नहीं समझाया जा सकता और उस प्रकार से इसमें कुछ कमियां बताई गई। जैसे सभी संवहनी पौधों, विशेषकर आवर्तबीजी पौधों में इनके प्ररोह शीर्ष में तीनों ऊतकजन अर्थात त्वचाजन, वल्कुटजन और रंभजन स्पष्टतः विभेदित नहीं होते। यानी स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होते कि भाई ये त्वचाजन है, ये रंभजन है, ये वल्कुटजन है, ऐसा विभेदन नहीं होता। दूसरी इसकी कमी है, विभिन्न ऊतकजन परतों की भविष्यता या अंतिम परिणति भी स्पष्ट नहीं है। यानी किस परत से किस अंग या ऊतक का निर्माण होगा ऐसा निश्चित नहीं होता। पादप शरीर के विभिन्न हिस्सों का निर्माण निर्धारित ऊतकजन से ही होता है, इसके भी स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत कई बार देखा गया है कि वल्कुट की भीतरी परतें संवहन ऊतक या प्लीरोम की बाहरी परतें वल्कुट का निर्माण करती हैं। यानी ज़रूरी नहीं है, अगर देखा जाए कि भाई त्वचाजन से ही बाह्य त्वचा का निर्माण हो या वल्कुटजन से ही वल्कुट का निर्माण हो। होना तो ये चाहिए कि वल्कुटजन से वल्कुट का ही निर्माण हो, लेकिन कई बार वल्कुटजन की आंतरिक परतें रंभजन का स्टील रंभ का, जाइलम फ्लोएम का निर्माण भी कर देती हैं। कहने का मतलब ये है कि इनमें विशिष्ट विभेदन नहीं है, डिवाइडेशन नहीं है। इसके बाद ट्यूनिका और कार्पस सिद्धांत दिया गया। स्मिथ जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह काफ़ी हद तक प्ररोह शीर्ष के संगठन को समझाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। अग्रस्त विभज्योतकी कोशिकाओं में होने वाले विभाजन के तल और दिशा पर आधारित है ये। यानी शीर्षस्थ विभज्योतक में जो कोशिकाएं होंगी उनमें विभाजन किस तल और किस दिशा में होंगे, इसके आधार पर शीर्षस्थ जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 2 भाग पाए जा सकते हैं, ट्यूनिका और कार्पस। तो ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत महान जर्मन वनस्पति शास्त्री स्मिथ के द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा फास्टर ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। सिद्धांत के अनुसार उच्च वर्गीय पौधों का प्ररोह शीर्ष 2 क्षेत्रों ट्यूनिका एवं कार्पस में विभेदित होता है। ट्यूनिका या कंचुकी प्ररोह शीर्ष का यह एक या बहुस्तरीय आवरण होता है। इसकी कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी एवं गहरा अभिरंजन ग्रहण करने वाली होती हैं। यही नहीं, कोशिकाएं केवल अपनत विभाजन के द्वारा प्ररोह शीर्ष के बाह्य स्तरीय क्षेत्रफल में वृद्धि करती हैं। ट्यूनिका की सबसे बाहरी कोशिका पंक्ति बाह्य त्वचा बनाती है तथा यदि एक से अधिक परतें उपस्थित हो तो भीतरी परतें वल्कुट तथा पर्ण आदकों का निर्माण
करती हैं। यानी ट्यूनिका वाला जो क्षेत्र है वह बाहरी भाग होता है और पादप की बाहरी परतों का निर्माण करता है। और दूसरा है कार्पस या पिंड। ट्यूनिका की परतों के द्वारा ढका हुआ केंद्रीय कोशिकाओं का एक समूह होता है। इसकी कोशिकाएं विभिन्न तलों में विभाजित होती हैं तथा अपेक्षाकृत बड़ी साइज की होती हैं। इस कोशिका समूह को कार्पस या पिंड कहते हैं। इन कोशिकाओं की सक्रियता के द्वारा पादप शरीर के भीतरी ऊतकों जैसे वर्ण ऊतक एवं संवहन ऊतक का विकास होता है। यह कोशिकाएं पादप शरीर की मोटाई या संहति एवं आयतन में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं। वैसे तो ट्यूनिका कार्पस परतें अधिकांश पौधों में सुस्पष्ट एवं विभेदित होती हैं, लेकिन कुछ उदाहरणों में इस विभज्योतकी क्षेत्रों की सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं होती। ट्यूनिका की सबसे बाहरी परत से बाह्य त्वचा तथा इसकी भीतरी कोशिकाएं एवं संपूर्ण कार्पस परत से अन्य ऊतक क्षेत्रों जैसे वल्कुट, संवहन ऊतक एवं मज्जा का विकास होता है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार यह अपेक्षाकृत एक लचीला सिद्धांत है जिसमें विभिन्न विभज्योतकी क्षेत्रों की अंतिम परिणति के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है तथा यह लचीलापन ही इसका सबसे मजबूत पहलू कहा जा सकता है। जैसे ये आपके सामने बाहरी परतें ट्यूनिका और आंतरिक जो परतें हैं वो कार्पस सिद्धांत को, कार्पस क्षेत्र को हमें प्रदर्शित कर रहे हैं। रिवस तथा फॉस्टर के द्वारा ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत के लचीलेपन के बारे में निम्न तथ्य प्रस्तुत किए गए। जैसे विभिन्न पादप प्रजातियों में ट्यूनिका परत में कोशिका पंक्तियों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। मौसम में बदलाव के कारण ट्यूनिका परत में कोशिका पंक्तियों की संख्या भी परिवर्तित होती है। रीव्स के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण एक विशेष प्रक्रिया पौधों में देखी जाती है जिसे घटना अंतराल आवर्तिता कहते हैं। दूसरा है ट्यूनिका एवं कार्पस परतों के बीच सीमा रेखा सुस्पष्ट नहीं होती। अनेक बार तो यह देखा गया है कि एक ही प्रजाति में यह अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है। तो ये इस सिद्धांत में लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। दूसरा है ऊतक जनी परत सिद्धांत। यह डरमेन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डरमेन ने ट्यूनिका सिद्धांत में प्रस्तुत तथ्यों से अपनी असहमति प्रस्तुत की। उनके अनुसार पौधों के अग्रज सिरों या वृद्धिकारी शीर्षों पर अनेक विभज्योतकी स्तर पाए जाते हैं। वैसे इनकी आधारभूत संख्या 3 है, लेकिन अधिकांशतः यह 3 से अधिक होते हैं। इन विभज्योतकी परतों को कोई विशेष नाम न देकर L1, L2, L3, L4 नामकरण दिया गया। डरमेन के अनुसार L1 बाह्य त्वचा, L2 वल्कुट तथा संवहन ऊतक का बाहरी भाग बनाते हैं तथा L3 एवं L4 परत संवहन ऊतक के शेष भाग एवं मज्जा के निर्माण हेतु उत्तरदायी होती हैं। डरमेन ने इन विभज्योतकी परतों को ऊतकजन कहा है। मोटे तौर पर देखने पर यह सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत स्टोजन सिद्धांत के समान ही प्रतीत होता है। यहाँ केवल नामों का अंतर है, जबकि आजकल इस सिद्धांत की कोई मान्यता भी नहीं है। तो ये कुछ सिद्धांत थे विद्यार्थियों जो हमें विभज्योतक के बारे में बताते थे कि विभज्योतक का क्या संगठन होता है तथा उसकी कोशिकाएं किस प्रकार से सक्रियता प्रदर्शित करती हैं, किस प्रकार से उनकी स्थिति होती है। धन्यवाद।